पहला सोना में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं मानस जायसवाल, अविनाश गोरक्षकर और गौरव बिस्साफ। एसेट निफ्टी पर रखी नजर। यहाँ पर धीरे धीरे सुधार के संकेत, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि शायद कमजोर शुरुआत उतनी ना होती दिखे जितना लोग अंदाजा लगा रहे थे सिंगापुर में बैठे हुए, लेकिन साउथ इंडियन बैंक इसकी कमजोर शुरुआत हो सकती, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े आए हैं, रिजल्ट आए, अविनाश साफ तौर पर कमजोरी की ओर इशारा कर रहे हैं। नेट एनपीए बढ़ा है 1.21% से 1.39%, यानी कि लगभग 20 बेसिस पॉइंट की यहाँ पर बढ़त हुई है। ग्रोस एनपीए काफी जबरदस्त बढ़े, 1.85% था पहले, अब 2.25% हो गया। क्या लगता है स्टॉक पर एक नेगेटिव रिएक्शन होगा? बिल्कुल। इनफैक्ट हालांकि प्रॉफिट में थोड़ा बहुत सिक्वेंशियली इंप्रूवमेंट आया, लेकिन अगर एसेट क्वालिटी को देखें तो अनिल जी डेफिनेटली मार्केट्स ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ा जंप क्रॉस एनपीए में आएगा। मेरे ख्याल से आई थिंक जो भी एसेट्स बैड हो गए हैं उसका क्लियर संकेत है कि इनके पास जो कासा और क्लियरली जो ब्रांच नेटवर्क है, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ दिक्कतें प्रीवियस क्वार्टर्स में जो देखने को मिली थी वो अभी क्लियरली एक बैड एसेट हो चुके हैं। मेरे ख्याल से आई थिंक स्टॉक में डेफिनेटली आज थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिलेगी। क्लियरली आई थिंक आने वाले क्वार्टर्स में भी सबका ध्यान वापस एसेट क्वालिटी पे रहेगा, क्योंकि ज्यादातर एनालिस्ट मान रहे थे कि ये एक बैंक एसेट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी है। तो डेफिनेटली एक वीक ट्रेंड आज तो डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। कुछ कमजोरी आती हुई दिखाई दे सकती है साउथ इंडियन बैंक में उन नतीजों के बाद एसेट क्वालिटी खराब होने के संकेत मिलते हुए, लेकिन एचसीएल टेक दबाव में रह सकता है, क्योंकि जब एडजस्टेड मार्जिन्स आए हैं वो 19.4% के आसपास आए हैं। एक $18 मिलियन की उन्होंने प्रोविजनिंग की है और उसको अगर फैक्टर करें तो यहाँ पर मार्जिन्स 20% से ज्यादा नहीं, इनफैक्ट 19.4%, यानी कि एकदम फ्लैटिश मार्जिन्स। नंबर खराब कहे जाने चाहिए। साफ तौर पर मार्जिन ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिससे लग रहा था कि नंबर्स थोड़े ठीक हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर मार्जिन खराब है तो फिर स्टॉक का रिएक्शन देखने लायक होगा। इस बीच रिएक्शन आ चुका है। रुपए की चाल पर 3 पैसे की कमजोरी के साथ हमने करेंसी मार्केट की शुरुआत की, इनफैक्ट 3 पैसे की मजबूती के साथ की है। 64.77 ये है आज का लेवल करेंसी मार्केट का। और प्री ओपनिंग सेशन में देखिए एकमात्र स्टॉक जो एक्शन में है वो है एचसीएल टेक, 10% नीचे इस वक्त आपको नजर आएगा। विप्रो 2.5% नीचे है। ये दो स्टॉक हैं एक्शन में मंदी की तरफ। अल्ट्राटेक सीमेंट पर नजर रखिए। आज नतीजे आने वाले नतीजों के पहले एक अच्छा मजबूती का रुझान देखने को मिल रहा है, 2.5% मजबूत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% ऊपर खुलने के संकेत देता हुआ प्री ओपनिंग सेशन में ये इस वक्त आपको रुझान नजर आएगा। साथ ही एक और स्टॉक जहां पर एक्शन हो सकता है, आईडीबीआई बैंक। गौरव, आपसे राय लेना चाहता हूं, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या राय होगी, क्योंकि खबरें आ रही कि 275 करोड़ के एक लॉस के लिए यहां पर फिर से सीबीआई का एक्शन होता हुआ दिखा है। कुछ अरेस्ट भी हुई है, हालांकि वो आईडीबीआई बैंक की नहीं है, दूसरे किन्हीं लोगों की हुई है। स्टॉक काफी एक्शन में रहा है, तेजी की तरफ, और अब विवाद भी सामने आ रहा है। कैसे ट्रेड करना चाहिए वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को आईडीबीआई बैंक को? नहीं, काफी वोलेटाइल स्टॉक है, काफी बढ़ चुका है, लेकिन अगर आप सोचे कि मैं कोई एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट पे अगर मैं फ्यूचर्स वगैरह में सेल करूं तो मेरे से वो काफी रिस्की होगा। लेवल्स ऐसे हैं कि यहाँ से 5% अप एंड डाउन जाना बहुत इजी है स्टॉक के लिए। मेरे हिसाब से आप पुट बाय कर सकते हैं। अगर आप 80 से 85 के बीच का रेंज देखेंगे, मैं लंबी रेंज बता रहा हूँ, तो उसमें काफी एक कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है। 80 कॉल में, 82.5 में, 85 ऑप्शन में, कॉल कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा ओए वगैरह है। तो मेरा मानना है कि ये स्टैगर्ड वे में चलेगा, आपको एक वन साइड अप मूव नहीं मिलेगा। इससे अच्छा आप ऑप्शन बाय कीजिए, आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, मैंने पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। उसमें आपको रिस्क कम है और आपको रिटर्न जल्दी भी मिल सकता है। हो सकता है 2 दिन में आपको रिटर्न अच्छा मिल जाए, तो वो मेरे सबसे एक सूटेड रहेगा। यहाँ पे आप तेजी मत कीजिए, पुट बिठाएं तो आपको बेहतर मिलेगा। चलिए, पुट की पोजीशन लेना बेस्ट है इस समय। एमटेक ऑटो पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी अविनाश, क्योंकि काफी समय बाद ये फिर से स्टॉक खबरों में आया है और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि इन्होंने शायद जेपी मॉर्गन के साथ जो वो पूरा विवाद था उसको सुलझाने की कोशिश की है, जहां पर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जेपी मॉर्गन करीब 200 करोड़ के होल्ड करता है। अब खबर यह आ रही है कि कंपनी बड़े पैमाने पर पैसे जुटा रही है और शायद उसे पे ऑफ करने की जरूरत होगी। क्या आपको लग रहा है कि स्टॉक में जो प्री ओपन सेशन में रिएक्शन है वो ठीक है? लॉन्ग टर्म निवेशक जो इसमें फंसे हुए थे, क्या उनके लिए मौका है एग्जिट करने का? मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस पे अगर निवेशक ये सोच रहा है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स अच्छे आएंगे, तो हर्षदा मुझे लग रहा है कि कंपनी की दिक्कतें जैसी थी वैसी ही रहेंगी। क्लियरली ये जेपी मॉर्गन का जो इशू है, इसमें क्लियरली जो बॉन्ड होल्डर्स है, क्लियरली जेपी मॉर्गन को डेफिनेटली अगर 200 करोड़ वापस मिलते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये दोनों ही फंड्स काफी हेविली इस एमटेक ऑटो के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में इन्वेस्टेड थे। तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव बात बॉन्ड होल्डर्स के लिए। लेकिन अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करें तो मुझे लग रहा है जो सितंबर क्वार्टर आने वाला है वो काफी खराब आ
सकता है। ओके, लैंको इंफ्रा मानस इसके स्टॉक पर तकनीकी राय लेना चाहता हूं, क्योंकि लगातार ये तीसरी पॉजिटिव खबर स्टॉक के लिए दिख रही। पिटा हुआ शेयर है सिंगल डिजिट में, लेकिन पहले ये खबर है कि स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग में कंपनी जाएगी। बाद में सीडीआर के तहत कुछ बड़ी भारी भरकम प्रीमियम पर इन्होंने शेयर इश्यू किया था, तो पिछले हफ्ते स्टॉक काफी तेजी से दौड़ा था। आज फिर से खबर आ रही कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया जिनमें इन्हें 175 करोड़ का मैट रिफंड मिलेगा। और आप देखिए स्टॉक 10% के आसपास मैंने मजबूती देखी है प्री ओपनिंग सेशन में। चार्ट पर क्या लेवल अहम है और क्या ट्रेड लेना चाहिए? क्या उछाल में अगर बिकवाली की आपकी राय है तो किन लेवल्स के आसपास? देखिए, पहली चीज तो मैं एक चीज बहुत क्लियर करूंगा कि ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक नहीं है, क्योंकि जिस तरह की हिस्ट्री रही है स्टॉक की, यहाँ पर निवेश करना उचित नहीं है। रही बात ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे जो अहम स्तर है वो करीब करीब 7 रुपए के आसपास है। 7 रुपए के लेवल्स को ब्रेक करने का मतलब होता है कम से कम 11 रुपए 50 पैसे तक के स्तर को देखना। तो मेरी राय में अगर आप ट्रेडर है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस जो कि अब 4 रुपए 30 पैसे के आसपास रहेगा, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखें और लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, यह है फिलहाल राय लैंको इंफ्रा पर, लेकिन एविएशन कंपनी आज फिर रेडार पर रहनी चाहिए। पिछले कई दिनों में हमने देखा स्पाइस जेट एयरवेज में काफी ज्यादा तेजी का मूड आता हुआ दिखाई दिया है, काफी लोगों ने खरीदारी की है, पैसा बनाया है। अब ट्रिगर यह है कि इंटरग्लोब एविएशन ये वो कंपनी है जो मशहूर इंडिगो एयरलाइंस चलाती है, उसका इशू आने वाला है, आईपीओ आने वाला है इस महीने के अंत में। और जो टेंटेटिव प्राइस बैंड तय किया गया है वो 700 से 765 रुपए के बीच तय किया गया है। आज कंपनी इस पर और खुलासा करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। मैं पहले आपसे राय लेना चाहूंगी मानस, अगर एविएशन कंपनियों में अभी भी प्ले किसी ने करना है तो जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें कहां पर ज्यादा पैसा बनेगा? आप स्पाइस जेट देखिए 45 पर तो आ गया है, क्या इससे और भाग सकता है आगे? देखिए, पैटर्न तो बिल्कुल सजेस्ट करते हैं कि स्पाइस जेट में पोटेंशियल अभी भी है, और अगर ये आने वाले दिनों में 50 रुपए के स्तर को ब्रेक करता है तब तो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही स्मार्ट अपमूव आएगा जिसमें स्टॉक 72 73 तक के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। अभी तक के पैटर्न को देख के लगता है कि स्ट्रेटेजी तो बेटर ये रहेगी कि आपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज करते रहे, इस रैली को एंजॉय करें, और बड़ा मूव तो 50 रुपए के ऊपर बहुत अच्छा मूव दिखता है। अभी तक पैटर्न काफी स्ट्रांग है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, अपने स्टॉप लॉस रिवाइज करके अब 37 रुपीज कर लेना चाहिए। ओके, गौरव, एसकेएस माइक्रो पर आपसे राय लेना चाहता हूं। आज नतीजे आने वाले हैं और नतीजे के पहले स्टॉक में काफी तेजी का एक्शन दिखा था। कुछ खबरें नेगेटिव भी आती हुई दिखी इनके सीएफओ को लेकर, लेकिन वो खैर पुराने उनके जॉब से रिलेटेड है कि जहां कुछ फर्स्ट लीजिंग वाले मामले में इनके लिए कुछ नेगेटिव खबरें आई है। लेकिन फिलहाल नतीजों पर अगर फोकस करें, एसकेएस माइक्रो क्या कहीं कोई और मजबूती के संकेत है? अगर आज एक कमजोर शुरुआत हो तो क्या खरीदेंगे आप? देखिए, बिल्कुल अगर जो हिसाब से मोमेंटम वगैरह देखेंगे, बिल्डर्स वाले बने हैं, थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग के बाद में फ्रेश लॉन्ग्स बने हैं, और वो बहुत अच्छी पैटर्न है कि आपने एक लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देखे, थोड़े प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, फिर फ्रेश बने, फिर स्टॉक मूव कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ट्रेड अच्छा है। नतीजों के बारे में मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर आप डेरिवेटिव्स के हिसाब से कहें तो मेरे हिसाब से ट्रेंड में है। पोजिशन पर अच्छी बिल्डअप हो रही, चाहे ऑप्शंस में हो या फ्यूचर्स में हो। अगर एक कमजोर शुरुआत होती है और अगर 1-2% 2% करीब नीचे स्टॉक आता है तो मेरे हिसाब से आप 6 या 7 रुपए के स्टॉप लॉस से 450 के अराउंड अगर आता है तो बाय कर सकते हैं। 444 442 का स्टॉप लॉस रखिए। एक बार में 470 तक का आने का लक्ष्य है, छोटा स्टॉप लॉस रखिए ताकि अगर रॉन्ग हो तो भी ज्यादा हिट ना हो। आज वॉलिडिटी काफी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है तो एक पॉजिटिव ही रहे। 440 के नीचे ही इसमें मेरे से मंदी वर आएगी। फ्रेश जो आप शॉर्ट का ही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का जो ज्यादा असर होगा 440 के नीचे होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो अभी बायस है पोजिशन के हिसाब से वो अपवर्ड बायस ही है और एक बार 470 तक आपको देखने मिल सकते हैं। चलिए, 470 तक के लेवल्स स्टॉक में आने की पूरी संभावना आज के दिन है। कुछ और शेयर जिनके आज नतीजे आएंगे उसमें गति के भी नंबर्स एक्सपेक्टेड है। हमने देखा था गति में काफी एक्सपेक्टेशन 1.5 साल पहले थी, काफी स्टॉक भागा था जब काफी दिग्गज निवेशकों ने स्टॉक में पैसे लगाने की सलाह दी थी। अब करंट लेवल्स पर क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ इतनी ज्यादा आती हुई नहीं दिखाई दी एटलीस्ट पिछले 2-3 क्वार्टर्स में।
नहीं, मेरे ख्याल से गट्टी में डेफिनेटली जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस थी हर्षदा, उस हिसाब से तो डेफिनेटली ग्रोथ थोड़ा सा म्यूटेड है। मोर इम्पोर्टेंटली ऑल्दो हमने अभी देखा है कि काफी हद तक लॉजिस्टिक्स बिजनेस के लिए माहौल काफी अच्छा हो रहा है, लेकिन जो बड़ा ट्रिगर इन कंपनीज के लिए वो जीएसटी है, जो अभी तक रेगुलेटरी वाइज पास नहीं हो चुका है। मेरे ख्याल से नंबर्स मोरलेस आई थिंक इन लाइन रहेंगे, लेकिन इतना भी एग्रेसिव नहीं रहेंगे कि जिससे कोई बड़ी स्टॉक में कोई रीरेटिंग हो। मुझे लग रहा है कि लॉजिस्टिक स्पेस में अगर कोई अच्छा शेयर है तो क्लियरली लार्ज कैप में कॉनकोर और ऑल कार्गो लगेगा। मुझे लग रहा है कि ये दो कंपनीज में हमने देखा है कि लास्ट लगातार 2-3 क्वार्टर से अर्निंग्स ग्रोथ एज वेल एज टॉप लाइन ग्रोथ काफी अच्छी है। तो क्लियरली गट्टी डेफिनेटली एक प्रोमिनेंट प्लेयर रहेगा, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद 1-2 क्वार्टर्स और थोड़ी से म्यूटेड परफॉर्मेंस देखने को मिले। चलिए, 1-2 क्वार्टर्स कुछ कमजोर रह सकते हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है तीसरी तिमाही के नतीजे गति के लिए बेहतर रहेंगे, कंसिडरिंग फेस्टिव सीजन का पूरा फायदा उसमें दिखाई देगा। इस तिमाही से आज के नंबर से ज्यादा उम्मीद ना करें। कुछ और काउंटर जो वायदे बाजार में एक्टिवली ट्रेडेड थे, वोल्टास स्टॉक में 3% से ज्यादा की तेजी पिछले सत्र में दिखी थी। गौरव, अब क्या संकेत मिल रहे हैं जो पोजीशंस यहां पर ली गई हैं? क्या आज फिर नई तेजी की पोजीशंस आएगी? जो आप कहते हैं फ्रेश लॉन्ग्स क्या ऐड करने चाहिए? जी बिल्कुल, अगर मोमेंटम की बात की जाए, पोजीशंस और अभी स्टॉक में बनने चालू हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 8% 10% पहले पोजीशंस बनने चालू हुए थे, तो एक अच्छा संकेत है। 300 तक के आपको इसमें लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, आप लास्ट 15-20 मिनट्स में देखेंगे तो वहां पे भी काफी अच्छी पोजीशंस बने थे। तो मेरे हिसाब से अगर 280 का अगर आपको शेयर मिलता है, 280 या 281 भी आपको शेयर मिलता है, तो आप ले सकते हैं। 275 का स्टॉप लॉस रखिए, 295 से 300 आप लक्ष्य रख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। ऑप्शंस चाहिए, ऑप्शंस में कर सकते हैं, लिक्विड ऑप्शंस है उसमें आप कर सकते हैं। दोनों ही सूरत हाल में काफी अच्छा लगा स्टॉक, तो मेरे हिसाब से आप ले सकते हैं। 287 288 पे थोड़ा सा इसका माइनर रजिस्टेंस है, लेकिन मेरे हिसाब से वो इतना मायने नहीं रखेगा। ये स्टॉक 295 300 के सीरीज में आने की उम्मीद है। चलिए, तो यहाँ पर 295 तक का जाने की संभावना इस शेयर में साफ दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी पर मानस आज के लिए क्या रुझान रहेगा? क्योंकि बैंक निफ्टी आप इस समय देखें एकदम सपाट है, तो किन लेवल्स के ऊपर निकले तो आप तेजी की कॉल लेंगे? देखिए, बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में देखा गया है, क्योंकि अगर आप 7-8 ट्रेडिंग सेशन देखिए तो बैंक निफ्टी लगातार 17,800 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। उसका रीजन बहुत क्लियर था कि वो 100 डे 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज इसी रेंज में आते थे, करीब 300-400 पॉइंट की रेंज में आते थे। और इसका ब्रेकआउट देना मैं समझता हूँ बहुत ही बढ़िया मूव आने की उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब 18,500 18,600 के स्तर होंगे। तो मेरी राय में तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर आउट परफॉर्मेंस देखा जाएगा, और अगर यहाँ पर लॉन्ग बनाए जाए तो अब स्टॉप लॉसेस आपके रहेंगे 17,575 के। तो वो स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में लॉन्ग करना चाहिए। और काफी बैंकिंग स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर रिवर्सल दिखाए या तो ब्रेकआउट दिखाए, तो बहुत ध्यान देना चाहिए। यहां पर मैं समझता हूं आउट परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिलेगा। आउट परफॉर्मेंस की पूरी उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पर बैंक निफ्टी में देख लेते हैं आज किस तरह का रुझान दिखता है। लेकिन प्री ओपनिंग सेशन बेहद मजबूत दिख रहा है, ठीक जैसा हम अंदाजा लगा रहे थे कि मजबूत शुरुआत होनी चाहिए। कमजोर शुरुआत के फिलहाल कोई आसार दिख नहीं रहे थे। और इस बीच देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज 3% की मजबूती के साथ यहाँ पर खुलता हुआ दिख रहा है। एचसीएल टेक में भी कोई खास कमजोरी है नहीं, मुश्किल से 1-1.25% कमजोर है। ये रुझान आता हुआ दिख रहा है इस वक्त। आदित्य बिरला नोवो, ये स्टॉक पिछले हफ्ते एक्शन में था, जिस तरह से उन्होंने ऑनलाइन फैशन पोर्टल शुरू किया। अविनाश, आज खबरें यानी कि कार्बन ब्लैक का कारोबार करने वाली इनकी सब्सिडरी कंपनी मॉरिशस में, उसकी भी वो लिस्टिंग कराने की योजना बना रहे हैं। हालांकि 18 से 24 महीने का वक्त लगेगा। क्या लगता है, ये स्टॉक एक वैल्यू अनलॉकिंग के लिए आज से निवेश का मौका देता है इन्वेस्टर्स के लिए? आई थिंक अनिल जी, अगर इस कंपनी की बिजनेस स्ट्रक्चर देखें तो ये एक होल्डिंग कंपनी है। नॉट ओनली कार्बन ब्लैक बट आइडिया का भी होल्डिंग इस कंपनी में बिल्ट इन है। तो मेरे ख्याल से अगर वैल्यू अनलॉकिंग के लिए एक स्कोप रहता है अगर 18-24 मंथ्स में, तो डेफिनेटली पॉजिटिव बात है। क्योंकि मेरे ख्याल से क्लियरली अगर पहले सब्सिडरी थी और अनलिस्टेड थी तो उसकी वैल्यू पूरी तरह से अनलॉक ऑब्वियसली नहीं हो चुकी थी। क्लियरली अगर लंबा निवेश की बात करें तो मेरे ख्याल से अभी भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रह सकता है, क्योंकि काफी हद तक जो बाकी जो होल्डिंग्स है लिस्टेड कंपनीज के भी, वो मेरे ख्याल से कंपनी को एक अच्छा डिविडेंड एज वेल एज एक अच्छा मार्केट कैप का रूप आगे दे सकती है। तो मेरे ख्याल से वेल एस्टेब्लिश्ड होल्डिंग कंपनी है। और क्लियरली होल्डिंग कंपनीज का जो वैल्यूएशन होता है वो उनके बुक वैल्यू पे होता है, मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के होता है। तो क्लियरली यहाँ पे अर्निंग्स नहीं बट जो ओवरऑल मार्केट कैप होगा लिस्टेड सब्सिडरी का, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनके शेयर प्राइस में आगे रिफ्लेक्ट होगा।
चलिए, ये फिलहाल राय आती हुई आदित्य बिरला नूवो पर देखना होगा आज कितना एक्शन स्टॉक में आता हुआ दिखाई देगा। पिछले हफ्ते से ही आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनियों में अब काफी फोकस रहा है, खबरों का इम्पैक्ट रहा है। मेटल कंपनियों पर मैं गौरव आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा है काफी समय से धीरे धीरे करके लोग टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस लेते हुए दिखाई दिए हैं। क्या अभी आपको लग रहा है यहां से और पैसा बनेगा अगर कोई तेजी की पोजीशन नहीं लेता है यहां? न्यू पोजीशंस के लिए मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, क्योंकि काफी सारे जो नाम है मेटल नेम्स 20% 30% तक बढ़ चुके हैं एक छोटे स्पैन में। लॉन्ग पोजीशंस काफी बन चुकी है, लेकिन जो स्टॉक जिसमें पोजीशंस भी काफी अच्छी हो, मोमेंटम आ चुका हो, प्राइस एक्शन आ चुका हो, तो उसमें अनवाइंडिंग की गुंजाइश काफी बढ़ जाती है। तो वो लिहाज से मैं कहूंगा कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ से अगर थोड़ा भी करेक्शन आता है तो सोचिए आप 5 to 7% करेक्शन हाई बीटा नेम जो कि 25% मूव कर चुका हो, उसके लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो आप अगर रॉन्ग एंड ऑफ द ट्रेड पे अगर हैं तो आपके लॉस पोटेंशियल काफी बढ़ जाता है। मेरे हिसाब से डिप्स के लिए एक बार रखिए, अगर ये सस्टेन करता है तो आप ऑप्शंस में कीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स के लिए। ओके, फिलहाल फ्रेश खरीदारी ना करें, ये राय आती हुई दिख रही है। लेकिन इस बीच प्री ओपनिंग सेशन से बेहद मजबूती के संकेत 90 अंक ऊपर है। सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती दिखेगी आपको 25 अंकों की। ये है रुझान इस वक्त, और तेजी को लीड करेगा रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक जो अकेला 3% ऊपर है, और उसके अलावा अंबुजा सीमेंट 1% मजबूत, अल्ट्राटेक सीमेंट में 1% की मजबूती। देखना होगा सीमेंट और ऑयल एंड गैस क्या ये स्टॉक मिलकर बाजार को मजबूती दे पाते हैं। एचसीएल टेक कमजोर है, लेकिन इसके अलावा कहीं कोई असर खास दिख नहीं रहा दूसरे स्टॉक पर, आईटी शेयरों पर। तो इस बीच शुरुआत होती हुई सेंचुरी के साथ सेंसेक्स ने की है शुरुआत 100 अंक ऊपर, और निफ्टी 22 अंक मजबूती के साथ शुक्रवार के हाइज के पार निकलकर ट्रेड करता हुआ दिखा। 8250 के आंकड़े के पार निकलता हुआ निफ्टी, ये इस वक्त का रुझान। आइए स्टॉक्स पर डालिए नजर, कौन से स्टॉक सेक्शन में इस वक्त आप देख सकते हैं। एचसीएल टेक 2.5% के नुकसान के साथ टॉप लूजर, टाटा मोटर्स में 1.5% का नुकसान है, लेकिन तेजी है रिलायंस इंडस्ट्रीज में 4% की 950 का लेवल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। इन्फोसिस 1% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है, विप्रो में 1% की तेजी, वेदांता यहां पर 1.25% मजबूत खुलता दिख रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट में 0.5% का फायदा होता दिख रहा है। ये स्टॉक्स हैं एक्शन में तेजी की तरफ। आइए वायदा कारोबार की तरफ। एमटेक ऑटो 10% के बड़े उछाल के साथ टॉप गेनर इस वक्त वायदा कारोबार में। आईएफसीआई में 1.5% का इजाफा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1.25% मजबूत है। सन टीवी, कोलगेट जैसे शेयरों में थोड़ी बहुत खरीदारी होती दिख रही है, लेकिन एमटेक अब देखिए 14% चढ़ चुका है। खबरें आ रही कि ये जेपी मॉर्गन के साथ किसी तरह का अपना मामला सुलझा लेंगे, जो इन्हें पेमेंट करना था वो डिले हुआ, अब शायद कुछ न कुछ इसका रास्ता निकलेगा। इस खबर के बाद स्टॉक में बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। और इस बीच टाटा मोटर्स 1.5% मजबूत है, एचसीएल टेक में नुकसान सिर्फ 1.5% का। तो एचसीएल टेक में कोई खास कमजोरी है नहीं, खासतौर से ऐसा जबकि मार्जिन उन्होंने एडजस्ट किए, लेकिन उसके बावजूद एचसीएल टेक गिरता हुआ नहीं दिख रहा है, मुश्किल से 2%, पौने 2% नीचे। एलआईसी हाउसिंग 1.5% नीचे, टाटा मोटर्स में जरूर कमजोरी है। और इस बीच बाजार मजबूत टिके हुए 75 अंक ऊपर सेंसेक्स पर, और निफ्टी 15 अंक ऊपर। मिड कैप इंडेक्स में देखिए जबरदस्त तेजी, 0.5% की उछाल मिड कैप इंडेक्स में दिखेगी, और बैंक निफ्टी एकदम शांत कारोबार करता हुआ कहां नजर है आपकी? एलानको इंफ्रा करीब 6% तक की तेजी दिखाता हुआ आज काउंटर। इसके अलावा आप देखिए टाटा मेटालिक्स नंबर्स के बाद 2-2.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। दूसरे काउंटर्स जहां पर आज एक्शन रहेगा, गति के नतीजों से पहले देखिए स्टॉक क्या चाल दिखा रहा है, क्योंकि अनुमान यही है कि एक सॉफ्टर क्वार्टर रहेगा, एकदम फ्लैट है वो काउंटर। एसकेएस माइक्रो भी आप देखिए सपाट ट्रेड करता हुआ, तो यहाँ पर कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है नंबर से पहले। साउथ इंडियन बैंक जहां पर एसेट क्वालिटी को लेकर अब इन तिमाही में साफ संकेत मिल रहे हैं कि कुछ दबाव बन रहा है, कुछ ऐसे खराब लोन्स हैं जो रीपे नहीं हो रहे हैं, उसके बावजूद स्टॉक 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ। यूनिकेम लैब के नंबर्स के बाद हमने देखा है करीब 1.5% की गिरावट इस स्टॉक में आती हुई दिखाई दी है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है आज थोड़ा सा एक्शन दिखाई दिया है। आदित्य बिरला नोवो के शेयर को आपके लिए हाजिर करेंगे 1% ऊपर। जैसे हम आपको बता रहे थे, ये अपनी एक सब्सिडरी को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लिस्ट करने की तैयारी में है, 1% ऊपर। और वैसे भी पिछले हफ्ते कुमार मंगलम बिरला ने वो ई कॉमर्स में अपनी पहल का ऐलान किया, एक नई फैशन साइट इन्होंने शुरू की है, ई कॉमर्स साइट शुरू की है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स इस ग्रुप से आते हुए कह सकते हैं आप अनिल, बहुत ही शांत रुझान आज ट्रेड में। एविएशन कंपनियों में फिर से हमने देखा अच्छी खासी रफ्तार आती हुई। ये आप देखिए जेट एयरवेज का शेयर 5% ऊपर, स्पाइस जेट
10% तक की तेजी बनती हुई। तो यहाँ पर हमने देखा है काफी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आती हुई। एंड आई एम श्योर तमाम लोग काफी डिलाइटेड होंगे जिन्होंने स्पाइस जेट को 20 के आसपास खरीदा, क्योंकि स्टॉक की काफी धुलाई हुई थी और उसके बाद देखिए काफी बम्पर रिटर्न्स इसने कमा के दिए हैं। बिल्कुल, तो ये रुझान इस वक्त और बाजार की तेजी भी थोड़ी सी सीमित दिख रही, कोई खास उछाल नहीं। ऊपर के लेवल पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अब हावी होती हुई नजर आएगी आपको। और बता दूं आपके लिए आज किस तरह के लेवल्स रहे हैं। निफ्टी पर हमने हाई बनाया है 8265 का और नीचे की तरफ 8245, यही लेवल है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो मामूली से कमजोरी इस वक्त आपको नजर आएगी। ऊपर के लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है आना, लेकिन रिलायंस अकेला बाजार को मजबूत करता हुआ दिख रहा है। 4.5% की बड़ी तेजी रिलायंस में बन चुकी है। तो रिलायंस की मजबूती ही बाजार को सहारा देगी। 5% अब मजबूत रिलायंस हो चुका है, तो बेहद दमदार उछाल। और रिलायंस पे सारे के सारे ब्रोकरेजेस यहाँ पर पॉजिटिव होते हुए दिखे। मानस, अब रिलायंस में अगर किसी की तेजी की पोजीशन है, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या बनते हैं? देखिए, जो टारगेट रहेगा वो करीब करीब 1050 और 1075 की रेंज में रहेगा। तो वहां तक रैली को एंजॉय करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि स्टॉप लॉस अब 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे रखें, जो कि 915 के आसपास है। तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुए हैं, क्योंकि स्टॉक ने अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज काफी समय के बाद ब्रेक किया है। तो पोटेंशियल तो बिल्कुल दिखता है स्टॉक में। चलिए, तो यहाँ पर अच्छी तेजी आती दिखाई दे रही है। 4.5% का इजाफा RIL उन नंबर्स के बाद दिखा जरूर रहा है। टेक काउंटर्स में अब मेरे ख्याल में सिर्फ विप्रो के नतीजों का इंतजार है। तो इन्फी, TCS और HCL टेक के नंबर्स को देखकर अब आपकी क्या सलाह होगी? क्या कौन सा शेयर लेना चाहिए इन तीनों में? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली ऑल्दो इन्फोसिस ने अपनी गाइडेंस थोड़ी सी कम कर दी है हर्षदा, लेकिन अगर हम Q1 का Q2 का परफॉर्मेंस देखें तो काफी शानदार परफॉर्मेंस है। 6% ग्रोथ जो रेवेन्यू में इन्होंने दिखाया है, मेरे ख्याल से काफी बेहतरीन है। अगर हम TCS का भी नंबर ले तो इससे डेफिनेटली इन्फोसिस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। मेरे ख्याल से आई थिंक कंजर्वेटिव गाइडेंस है। मेरे ख्याल से सेकंड हाफ में अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है तो हो सकता है कि ये गाइडेंस वापस मैनेजमेंट मेंटेन करने की, थोड़ा सा इंप्रूव करने की बात करे। क्लियरली मार्केट्स ये उम्मीद कर रहा है कि सेकंड हाफ में आइदर फ्लैट या थोड़ी म्यूटेड ग्रोथ आए, तो शायद ये हो नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से इन्फोसिस विल डेफिनेटली लुक बेटर कंपेयर टू TCS और मे बी एन HCL टेक। तो मेरी राय में इन्फोसिस डेफिनेटली एक लंबी अवधि के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ओके, थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये राय आती हुई। लेकिन टाटा मोटर्स, गौरव, क्या शॉर्ट करने का मौका है? स्टॉक आज कमजोर होता दिख रहा है। निफ्टी पर टॉप लूजर 0.2% का नुकसान यहाँ पर। देखिए, इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है काफी। अगर आप देखेंगे 280 290 से स्टॉक अगर वन साइड मूव कर रहा है, पोजीशंस वगैरह भी बनी है, तो अगर कोई स्टॉक 30-40% मूव कर रहा है तो एक उसमें 5-7% करेक्शन काफी वाजबी है। तो मेरे सबसे मैं लॉन्ग शॉर्ट्स की यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा। थोड़ा वेट कीजिए, स्टेबलाइज होने दीजिए, थोड़े नीचे में ही सही, लेकिन अगर आप तब शॉर्ट्स बनाएंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की पोटेंशियल जो है वो काफी बढ़ जाएगा। यहाँ से मेरे हिसाब से अभी ये लेवल्स पे ना मैं लॉन्ग की सलाह दूंगा ना शॉर्ट की दूंगा। पुट में आप कीजिए, लेकिन थोड़ा अभी वेट कीजिए। अगर ये 375 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो मेरे हिसाब से आपको और इसमें 15 रुपए नीचे गिरने के आसार भी आ जाएंगे। फिलहाल ये मत कीजिए कि आप इसमें शॉर्ट कीजिए लेवल्स पे। ओके, मौजूदा लेवल्स पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन एमटेक ऑटो में क्या ट्रेड लेना चाहिए गौरव? आज देखिए 9% ऊपर वो शेयर। देखिए, एमटेक ऑटो में ना तो इतना ज्यादा कुछ डेरिवेटिव्स का डेटा वगैरह आता है, तो अगर ये सिर्फ प्योर ट्रेडर्स के लिए है तो अगर आप टेक्निकल लेवल्स पे कीजिए। मैं स्टॉक पर्सनली ट्रैक करता नहीं हूं, ना हम लोग अपने क्लाइंट्स को सलाह दे रहे हैं। किसी के पास अगर पोजीशन स्टक है तो बस वही हम लोग व्यू दे रहे हैं कि आप यहां से होल्ड कीजिए या एग्जिट कीजिए, अदरवाइज हम लोगों को व्यू नहीं है। ओके, और इस बीच एक स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ये आपके रडार पर लेकर आएंगे। M&M फाइनेंस में एक एक्शन होता दिख रहा है वॉल्यूम के लिहाज से। 232 रुपए पर एक ट्रेड हुआ है 2.5 लाख शेयरों का M&M फाइनेंस। जी हाँ, और ये ट्रेड हुआ है NSE पर हुआ है 2.5 लाख शेयरों का। NSE पर आप देख सकते हैं 3.25 लाख शेयरों का कारोबार है, जबकि BSE पर मुश्किल से 1200 शेयर अभी तक कैश मार्केट में ट्रेड हुए हैं। तो एक बड़ा ट्रेड 232 रुपए पर होता हुआ दिखा है। स्टॉक उसी लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा है। M&M फाइनेंस के स्टॉक में यहाँ पर एक्शन दिख रहा है। वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या खरीदारी की राय है M&M फाइनेंस में? गौरव, क्या कहेंगे?
मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आप लास्ट 1 या 2 महीने से देखेंगे शॉर्ट्स बने हैं लेकिन उसका असर आ नहीं रहा है, थोड़े वीकनिंग शॉर्ट्स में कहूंगा ये है, रोल ओवर नहीं हो रहे हैं, तो लोगों ने ट्रेडिंग पोजीशंस काफी बना रखी है। एक दो बार मैं इसमें गलत भी हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 235 के करीब भी शेयर आ रहा है, वहां से आपको एक अच्छी मंदी देखने मिल रही है, 225 227 की रेंज तक आता है। ब्रेकआउट लेवल्स यहाँ पे नहीं है, तो मैं सोचूंगा 240 अगर सस्टेन करता है तो आप इसमें सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, आपको 15 रुपए तक के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं 255 तक के। तब तक मेरे हिसाब से इसमें मैं वीकनेस ही परसिस्ट करूंगा। यहाँ से प्रोबेबली 1-2 रुपए ऊपर जाता है तो एक 235 के अराउंड में सेल की सलाह दूंगा, वापस एक शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा 225 तक का, और आप इसमें 3 या 4 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, ये फिलहाल राय M&M फाइनेंशियल्स पर आती हुई 3 से 4 रुपए के ट्रेड के लिए आप पोजीशन ले सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स आप देखिए जहां पर हमने देखा आज काफी एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लूपन जैसे काउंटर्स में कुछ खरीदारी आती हुई, भेल जैसा स्टॉक भी 1% ऊपर फिर दिख रहा है, सिप्ला में हम देख रहे कुछ इंटरेस्ट है, लेकिन एक स्पेस जिसमें फिर बिकवाली हावी हो रही है अदानी ग्रुप, अदानी एंटरप्राइजेस खास तौर से फिर ये गिरावट के घेरे में आता हुआ। अविनाश, आपकी राय क्या रहेगी? जो पिछले हफ्ते डेवलपमेंट्स थी कि एक एनवायरमेंटल नॉड मिला है इनको ऑस्ट्रेलियन सरकार की ओर से, स्टॉक काफी भागा, 12-13% भागा था उस दिन। उसके बाद हमने देखा कुछ और क्लैरिटी आती हुई कि यहाँ पर दैट्स नॉट इनफ, कुछ और डिटेल्स इनको देने पड़ेंगे, तो स्टॉक पर अब क्या राय है? मेरे ख्याल से क्लियरली अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो डेफिनेटली अगर ये पॉलिसी अनाउंसमेंट एक्चुअली फ्रक्टिफाई होता है तो डेफिनेटली स्टॉक के लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो मुझे लग रहा है कि अडानी पोर्ट्स जो इनके ग्रुप कंपनी है, यहाँ पे मेरे ख्याल से डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। क्लियरली अडानी एंटरप्राइजेस एक ट्रेडिंग और क्लियरली ऑयल कंपनी रहेगी, और क्लियरली इनका जो मेन फोकस है वो मेरे ख्याल से अडानी पोर्ट्स और SEZ में दिख रहा है। क्लियरली मुझे लग रहा है कि अगर कोई निवेशकों को लंबा निवेश अगर करना है तो अडानी पोर्ट्स एंड SEZ ये एक अच्छा बेहतरीन स्टॉक रहेगा, क्योंकि क्लियरली इट्स अ प्ले ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर और मेक इन इंडिया काइंड ऑफ कंसेप्ट। तो मुझे लग रहा है कि अडानी पोर्ट्स एंड SEZ में डेफिनेटली लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से बन सकता है मौका एक खरीदारी का आपके लिए। यूनिकैम लैब, इस स्टॉक में देखिए 3% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है नतीजों के बाद। सेल्स 10% बढ़ी है, मुनाफा महज 3.5% बढ़कर 23 करोड़ पहुंचा है। मानस चार्ट्स पर क्या सिचुएशन है यूनिकैम के लिए, अब कहां सपोर्ट है? देखिए, यूनिकैम लैब ने कुछ दिन पहले एक क्लियर ब्रेकआउट दिया था जब स्टॉक 271 के ऊपर निकला था। उसके बाद 325-30 के आसपास के हाइज बने और स्टॉक एक करेक्शन मोड में है। मैं समझता हूँ इस करेक्शन पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, मैं समझता हूँ ये निवेश का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर आपका टाइम फ्रेम 10 से 12 मंथ का है तो बिल्कुल स्टॉक को करेक्शन में बाई करें। हो सकता है स्टॉक अपना 50 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 280 रुपए के आसपास है उसको टेस्ट करे, तो वो एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉप लॉसेस 240 के नीचे रहेंगे और टारगेट करीब 350 रुपए के रहेंगे। और इस बीच स्पाइस जेट ऊपर का सर्किट लग चुका है, 10% ऊपर, मेरे ख्याल में खुला वहीं पे है स्पाइस जेट। 10%, हाँ वहीं पे खुला है। एक्चुअली इसका फ्राइडे को सर्किट फिल्टर 20 से 10% हो गया था जी, तो यानी कि 10% खुला है, वो सर्किट पर ही खुला है। जेट एयरवेज देखिए 6.5% ऊपर है, 400 के पार निकलता हुआ। चार्ट पर दोनों में से ज्यादा मजबूत शेयर कौन सा है? हालांकि अब स्पाइस जेट तो अगर किसी को खरीदना है तो वो सर्किट पर ही खरीदना होगा मानस, लेकिन दोनों में से क्या बेहतर दिख रहा है? देखिए, बेहतर तो डेफिनेटली स्पाइस जेट दिख रहा है, बट वहां पर अपॉर्चुनिटी अब नहीं है आपको फ्रेश लॉन्ग बनाने की। अगर आपने पहले बनाए हुए हैं लॉन्ग तब तो आप बने रहे, बट मैं समझता हूँ जेट एयरवेज काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न बना रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि स्टॉक एक बार 450 के लेवल्स ब्रेक करे, और अगर 450 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो वहां से कम 70 से 80 रुपए का अपमूव देखने को मिल सकता है। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए, और अगर आप ट्रेडर हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो तब तो मैं समझता हूं कि करंट लेवल्स पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस अभी के लिए थोड़ा बड़ा है, 360 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, बट स्टॉक जैसे ही 450 रुपए के लेवल्स ब्रेक करेगा मैं समझता हूँ स्टॉप लॉस रिवाइज करके 400 रुपए कर लें, और उस केस में 70 रुपए तक का अपमूव दिखा सकता है स्टॉक। जेट, स्पाइस जेट और साथ ही अब इंडिगो एयरलाइंस का जो इशू आएगा, आपकी प्रेफर्ड पिक क्या रहेगी? क्या आपको लग रहा है उतनी ही कमाई इंडिगो एयरलाइंस के शेयर में मिलेगी जो 700-765 के बीच प्राइस पैन लगभग तय होने वाला है?
आई थिंक बिल्कुल हर्षदा, अगर हम फ्लोटिंग स्टॉक देखें तो काफी लिमिटेड है, और दूसरी हिसाब से अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मुझे लग रहा है कि स्पाइस जेट और जेट में जिस प्रकार का मोमेंटम आया है वो ज्यादातर इंडिगो के आईपीओ के कारण ही आया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो जेट में अभी भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर करें इंडिगो के साथ तो डेफिनेटली इंडिगो ने काफी चैलेंजिंग पीरियड में अच्छी प्रॉफिट्स रिकॉर्ड किए। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आईपीओ होते होते क्लियरली इन सारे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन इंडिगो डेफिनेटली मुझे लग रहा है काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म निवेशकों को, और क्लियरली लिस्टिंग गेन्स भी अच्छा दे सकता है। चलिए, अच्छे लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद इंडिगो से आएगी। आपको बता दें 27 को खुलने वाला है वो इशू, और आज की और डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आएंगे सीएनबीसी आवाज पर। जेट स्पाइस जेट, नीरज की टीम के 2 प्लेयर्स भी थे, तो नीरज का परफॉर्मेंस ओवरऑल 2020 में भी कुछ बेहतर होने की संभावना इन परफॉर्मर्स के चलते दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मानस, अविनाश, गौरव, आप तीनों का ही हमारे लिए समय निकालकर और आज मार्केट ओपनिंग पर अपनी एनालिसिस देने के लिए। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस बाजार में कहां पर अब भी मौके हैं पैसे लगाने के, कौन से वो सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जिस पर आपको फोकस करना चाहिए, इस पर राय लेकर आएंगे संदीप सब्बरवाल की ब्रेक के बाद। बाजार पर रखी नजर, यहाँ पर 65 अंक ऊपर अब सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। निफ्टी पर मजबूती 11 अंकों के 8,250 के बेहद करीब कारोबार होता हुआ दिख रहा है। मिड कैप शेयरों में अच्छी मजबूती, छोटे शेयरों में अच्छा उछाल है, 0.5% से ज्यादा का। बैंक निफ्टी हालांकि आज थोड़ा सा शांत ट्रेड दिखा रहा है, 30 अंक नीचे है, लेकिन बढ़ने वाले शेयरों की तादाद 800 से ज्यादा है, कमजोर शेयर 400 से नीचे हैं, तो उससे अंदाजा लगेगा कि ब्रॉडर मार्केट में अब भी खरीदारी का माहौल बरकरार है और बाजार थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करता हुआ दिखा था, लेकिन फिर से लोअर लेवल से रिकवरी आती है। देखिए 8,240 के आसपास का लो बनाया, यानी कि एग्जैक्टली कल के क्लोजिंग के आसपास पहुंचा और वहीं से फिर से खरीदारी आती हुई दिखी। तो लाल निशान में अब तक फिसला नहीं है, लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग लेवल से जहां बाजार फिर से आ चुका है। अब बाजार के आगे के डायरेक्शन पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ जाने माने मार्केट एक्सपर्ट संदीप सब्बरवाल कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। संदीप, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार। क्या लग रहा है सर, मार्केट यहाँ पर जिस तरह की एक अच्छी तेजी हो चुकी है, अब ये लेवल्स काफी लोग मान रहे हैं 8,200, 8,300 ऐसी जगह जहां पर शायद मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन हो सकती है। क्या यहाँ से भी और अच्छी तेजी की उम्मीद करनी चाहिए या फिर थकेगा, अटकेगा? देखिए, मेक और ब्रेक तो उसके आपकी पोजीशन पर डिपेंड करता है किस साइड पे आप हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि मार्केट में बॉटम बहुत क्लियरली बन चुका है। बहुत ज्यादा लोग मार्केट में 7,200, 7,000 के भी नीचे की बातें करने लग गए थे, और अभी भी मार्केट में सेंटीमेंट ऐसा है कि लोग ये देख रहे हैं कि कहां तक मार्केट जा सकता है और वहां से वापस नीचे गिरेगा मार्केट। मुझे लगता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्लियरली चेंज हो गया है। अभी यहां से लेके 2016 के अंत तक मुझे 25% का उछाल दिखता है मार्केट में, और मुझे लगता है कि निफ्टी 10,000 के ऊपर जाएगा 2016 के एंड तक। 2016 बहुत अच्छा रहेगा इंडियन मार्केट्स के लिए, और इसके बहुत सारे ड्राइवर्स हैं। एक गवर्नमेंट फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग है। एक बार आपसे डिटेल में बातचीत करूंगा संदीप, उससे पहले सीधे चलते हैं। आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन बात कर रहे हैं, सुनते क्या कह रहे हैं वो। And I would argue that some of the problems in global economic management are problems that you can see in management of some of the other issues that were put on the table, and there are some similarities. So with that as a description of what I'm going to talk about, let me jump into it. We've had fairly slow industrial country growth for the last 7 years, since 2008. And there are various arguments for why this is the case. Of course, the first argument is we had a very deep crisis. But typically you emerge from crises quite fast. Recoveries from recessions are typically V-shaped. But we haven't had much of a recovery, let alone a V-shaped recovery. So one argument is this is because of the nature of the crisis. A lot of debt taken on, debt overhangs on corporations, on households, make it very hard for them to borrow. And of course, most recently, governments have taken on debt, partly shifting debt from the corporations and households to their own balance sheets, and governments are also reaching the limits of their debt. So one argument is it's debt.
and we need the deleveraging, and deleveraging is taking more time, and therefore one shouldn't be too impatient. Of course, we did try to stimulate economies. The 2008 summit and subsequent summits were well known for the G20 urging countries to spend if they could. And a number of countries took up the challenge of spending, and there were massive fiscal stimulus packages, including in our own country, where we had एक G20 समिट पर रघुराम राजन बोलते हुए और बात कर रहे थे कि कैसे पिछले 6-7 सालों में ग्रोथ को लेकर थोड़ी सी चिंता रही है। हमारे साथ संदीप सब्रवाल बने हुए हैं। इनफैक्ट संदीप जी, आप एक ऑप्टिमिस्टिक नजरिया से देख रहे हैं। रघुराम राजन जी ने कहा कि किस तरह के चैलेंजेस पहले थे, लेकिन अब हमने देखा है ग्रोथ को लेकर ऑप्टिमिज्म आ रहा है। रेट कट्स भी अब मेरे ख्याल में थोड़े और भी हम देखेंगे तो वो भी माहौल को और बेहतर बना सकता है। या बिल्कुल, जो पिछले महीने का रेट कट था उसने ना केवल मार्केट में एक बॉटम बना दिया, बल्कि कॉर्पोरेट सेंटीमेंट बहुत हद तक चेंज कर दिया। देखिए, जो कॉर्पोरेट्स बहुत क्रिप कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम निवेश नहीं करेंगे या उनको अपनी प्रॉब्लम्स की ही बात करते थे, सडनली एक ऑप्टिमिज्म आ गया उनमें। और ये ऑप्टिमिज्म, एक सेंटीमेंट चेंज भी बहुत जरूरी होता है इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। तो मुझे लगता है एक्चुअल सेंटीमेंट चेंज बहुत अच्छा हुआ है। एक्चुअल ऑन द ग्राउंड जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पिकअप हुई है। अगर आप एक्चुअली प्रैक्टिकली रोड्स पे जाके देखिए तो मल्टी एक्सेल ट्रक्स जो हैं उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रांगली इंप्रूव हुई है। तो अभी जब टोल कंपनीज के नतीजे आएंगे उसमें भी हमें ये दिखेगा शायद। तो ये सब तो प्रैक्टिकल इंडिकेशंस बहुत हैं इकोनॉमिक रिकवरी के। जो इनडायरेक्ट टैक्स का इंक्रीज है, जैसे इंपोर्ट्स नीचे गिरे लेकिन वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट 12% ऊपर था पिछले महीने, तो ये शो करता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में एक्टिविटी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि पीक पे लोगों को पता नहीं चलता कि पीक आउट हो गया है, और इकोनॉमिक रिकवरी जब स्टार्ट होती है तब ये नहीं पता चलता कि रिकवरी एक्चुअली स्टार्ट हो गई है। ये कुछ समय बाद पता चलता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ड्राइवर्स होंगे इंडियन इक्विटीज के लिए। और ग्लोबल फंड फ्लो भी जो इस साल बहुत नेगेटिव रहा है वो पिछले हफ्ते थोड़ा पॉजिटिव टर्न हुआ है। हमने देखा है कि इमर्जिंग मार्केट्स में $700 मिलियन का फंड इनफ्लो आया है। तो मुझे लगता है ये भी बहुत स्ट्रांग रिकवरी होगी फंड फ्लो की अगले साल। तो ये समय मुझे नहीं लगता कि लोगों को नेगेटिव रहना चाहिए, लोगों को बल्कि मौके देख के निवेश ही करना चाहिए। ओके, यहाँ पर निवेश करने का वक्त है, न कि बाजार पर कमजोरी के बारे में सोचने का। और ये वजह है कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे बाजार ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा है, लेकिन जिस तरह के नतीजे आते हुए दिखे, फाइनली एक रिलीफ शुक्रवार को रिलायंस के नतीजों से मिला है। क्या लग रहा है, क्या फिर ऐसे में कुछ लीडरशिप चेंज होने की संभावना है, क्योंकि आईटी कंपनियां उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रही और ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं? कैसे देखते हैं आप इसको? या बिल्कुल, अगर आप जो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है उसको देखिए, कमोडिटी प्राइसेस को देखिए, और जो बॉन्ड्स के लिए पूरा 1,80,000 करोड़ का विंडो खोल दिया आरबीआई ने अगले 2-3 साल में, जिसमें फ्लोज आ सकते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो रुपए का कोई सपोर्ट आईटी कंपनीज को मिलने नहीं वाला आगे ज्यादा। तो उस हिसाब से, और जो इनके ओवरऑल बिजनेस स्लो डाउन है, तो मुझे लगता है कि आईटी एक लैगार्ड बन जाएगा आगे जाके। लीडरशिप क्लियरली चेंज हो रही है। रिलायंस के नतीजे और उनकी कमेंट्री देख के मुझे काफी पॉजिटिव लगा काफी समय के बाद, क्योंकि पिछले 2-3 साल में सारा एंटरप्राइज वैल्यू डेट में गया है उनका, और अब जब कैश फ्लो जनरेशन होगा इन्वेस्टमेंट से तो वो एंटरप्राइज वैल्यू डेट से वापस इक्विटी में शिफ्ट होगा और वहां पे शेयर होल्डर्स का पैसा बनेगा। तो उसी इस तरह हम देखेंगे कि कुछ पीएसयू बैंक्स में ऐसे ही वेल्थ क्रिएशन होगी, जैसे बॉन्ड्स में रैली आएगी और इनके एसएलआर होल्डिंग्स इतने ज्यादा हैं तो ये अपनी बैलेंस शीट क्लियर कर पाएंगे और उसके बाद उनमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आएंगे। तो काफी जो लैगार्ड स्टॉक्स या सेक्टर्स रहे हैं उनमें मुझे लगता है 2016 उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एविएशन पर आपकी क्या राय है, स्पेशली कि इंडिगो के आईपीओ की बात हमने काफी समय से सुनी है, इस महीने के अंत में 27 तारीख को फाइनली खुलेगा। क्या वो आपको लग रहा है कि पूरा एक गेम चेंजर रहेगा कि कैसे हम वैल्यू कर रहे हैं इन कंपनियों को? हमने देखा है एटीएफ के दाम इतने टूटे हैं, उसका काफी फायदा मिला है, लेकिन उस इशू आने के बाद कितना ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है? इंडिगो के मैनेजमेंट ने फिर से एक बार दिखा दिया कि वो बहुत स्मार्ट है। उन्होंने परफेक्ट टाइम चूज किया है आईपीओ लाने के लिए, जब उनका बेस्ट समय चल रहा है। इनपुट प्राइसेस सबसे कम है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम है, और पीक सीजन का जब शुरुआत हो रहा है तो लोग हर अगले क्वार्टर का अर्निंग देख के निवेश करते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 25,000 करोड़ का मार्केट कैप कम नहीं है,
और 25,000 करोड़ अगर आप जेट का देखिए तो 4,500 करोड़ में आपको जेट एयरवेज मिल रहा है मार्केट कैप। एंटरप्राइज वैल्यू हालांकि 16,000 करोड़ है, लेकिन जो इक्विटी में काफी स्टोरी होती है वो डेट का एंटरप्राइज वैल्यू इक्विटी में शिफ्ट करने की भी होती है। तो अगर कोई परसेंटेज रिटर्न के लिए प्ले करना चाहता है तो मुझे लगता है जेट एयरवेज कहीं बेहतर रहेगा इंडिगो से निवेश करने के लिए। जेट एयरवेज ज्यादा बेहतर है इंडिगो के लिहाज से। ये इंटरेस्टिंग बात आती हुई दिख रही है। यहाँ पर खरीदारी के लिए मौके आपके लिए ज्यादा बेहतर होंगे। लेकिन जिस तरह से छोटे छोटे बैंक्स की पिटाई हो रही है, हमने डीसीबी को नतीजे के बाद गिरते हुए देखा। रीजन वहां पर एक्सपेंशन प्लान को लेकर साउथ इंडियन बैंक को देखिए, एसेट क्वालिटी काफी कमजोर आती हुई दिखी है। नेट एनपीए और ग्रोथ एनपीए दोनों बढ़कर देखें। कैसे देख रहे हैं आप छोटे प्राइवेट बैंक को? क्या वहां पर अब इस तिमाही में दिक्कतें ज्यादा रहेगी, सावधान रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, छोटे प्राइवेट बैंक्स को आप दो तरह से प्ले कर सकते हैं। एक अगर प्योरली फंडामेंटली देखिए आप, उसमें मुझे लगता है उनके चैलेंजेस बहुत बढ़ जाएंगे, ये जो नए लाइसेंसेस दिए गए हैं उसके बाद भी। तो दूसरी तरफ से अगर आप देखना चाहते हैं कि ये लोग अपने आप को बेच देंगे किसी बड़े बैंक को, तो अगर आप वो स्टोरी प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए कि वो कब बिकेगा, और तो जब वो बिकेगा तब आपके लिए वैल्यू क्रिएट होगी। तो मुझे लगता है कि प्योरली फंडामेंटली इन बैंक्स में कोई स्टोरी नहीं है। स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ने वाली है आगे जाके, उसमें ये बैंक्स बहुत सफर करेंगे। और टेक्नोलॉजी वाइज भी ये लोग इतने बेहतर नहीं होंगे जो MFIs कन्वर्ट हो रहे हैं बैंक्स में उनके कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है कि ये स्पेस में डी रेटिंग आगे जाके चलती ही रहेगी। चलिए, कुछ डी रेटिंग होगी इन चुनिंदा बैंक्स में। ऑटो कंपनियों में हमने देखा है बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन। किसी दिन काफी तेजी आती, किसी दिन बिकवाली का दबाव आता है। आज फिर हम देख रहे हैं टाटा मोटर्स, मारुति, बजाज ऑटो, सबकी पिटाई हो रही है। आज इस हफ्ते इनफैक्ट वो बड़े नंबर्स भी आएंगे बजाज जैसी कंपनियों के। कितना यहाँ पर एक्सपोजर रखना चाहिए अगर हम उम्मीद करें कि यहाँ से बाजार में और बढ़त आएगी? क्या ये काउंटर्स रफ्तार दे पाएंगे मार्केट को? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है ऑटो सेक्टर एक बहुत बेहतर सेक्टर रहेगा निवेश के लिए। और जो भी कंपनीज के आपने नाम लिए, मुझे लगता है उन सब में ही वैल्यू है। और आगे जाके जब मार्केट परफॉर्म करेगा ऑटो, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जहां सबसे पहले ग्रोथ आएगी और डिमांड आएगा वो ऑटोज ही होंगे। और एक तरफ कंज्यूमर साइड में पॉजिटिव मोमेंटम है, दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे पिकअप होगी तो कमर्शियल व्हीकल साइड पे भी एक्टिविटी होगी। तो मुझे लगता है कि दोनों ही क्षेत्र के ऑटो स्टॉक्स में काफी अच्छे मौके हैं निवेश के लिए। लेकिन कैपिटल गुड्स स्पेस में भी अब एक्शन फिर से आता हुआ दिख रहा है। अब लग रहा है कि भेल एलएनटी ने काफी समय तक बाजार के मुकाबले में खराब प्रदर्शन किया, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी वहां पर भी खरीदारी लौटती है। क्या वैल्यूएशन के लिहाज से आकर्षक हैं कि बहुत पिट चुके हैं, या फिर आपको लग रहा है कि अब बिजनेस साइकिल भी इनके लिए थोड़ा बेहतर होगा और आपको क्या निवेश के मौके दिखते हैं? या दोनों चीजें, जैसे आपने कहा, दोनों चीजें हैं इनके लिए। एक तो इनके ऊपर से काफी पिटाई हो गई है, तो क्योंकि इनिशियल ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा हो गया था और ये स्टॉक्स बहुत चढ़ गए थे और अब करेक्शन के बाद अच्छे वैल्यू पे आ गए हैं। और दूसरा, हम ऑर्डरिंग एक्टिविटी और इम्प्लीमेंटेशन भी पॉजिटिव देख रहे हैं। और तीसरा, एलएनटी के लिए स्पेसिफिकली एक चीज ये है कि वो अपने नॉन कोर बिजनेसेस से जो कैश जनरेट कर रहे हैं, इन्होंने एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग का कुछ शेयर बेचे, उससे जनरेट किया। अभी एलएनटी इन्फोटेक का भी आईपीओ आएगा, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज है कि फाइनली मैनेजमेंट कुछ कैश जनरेशन के लिए भी काम कर रहा है। और ये जो इनका रोड प्रोजेक्ट्स है उसकी भी लिस्टिंग की बात आ रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कोई खास डाउनसाइड नहीं है और अपसाइड अच्छा खासा हो सकता है इन स्टॉक्स में। चलिए, यहाँ पर अच्छे अपसाइड की उम्मीद कैपिटल गुड काउंटर्स में आने की संभावना दिख रही है। और क्या फिर आप उतने ही बुलिश फार्मा कंपनियों को लेकर होंगे, या फिर ये थोड़े काउंटर सुस्त रहेंगे, इसीलिए जो कैपिटल गुड्स है, ऑटो है, वहां पर ज्यादा पोजीशंस बढ़ानी चाहिए? फार्मा हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक रहता है क्योंकि इंडिविजुअल स्टोरीज बहुत अलग होती हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ फार्मा स्टॉक्स में हो सकता है अभी भी मोमेंटम रहे। और स्पेसिफिकली सन फार्मा, अगर कोई बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो सन फार्मा जो इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लगता है इनकी काफी हद तक दिसंबर मार्च क्वार्टर तक रिजॉल्व हो जाएंगी, जो रैनबैक से एक्विजिशन से रिलेटेड है। उसके बाद इसमें वैल्यू क्रिएट होगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल फार्मा बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है पिछले 5 साल में। इनके वैल्यूएशन मार्केट से कहीं ज्यादा है आज के दिन। तो ओवरऑल मुझे लगता है सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं बनेगा। ओके, देखिए एक स्टॉक जो मेरे रडार पर इस वक्त आ रहा है, हेक्सावेयर, ये स्टॉक आपके सामने लेकर आएंगे। हेक्सावेयर में एक वॉल्यूम एक्शन होता हुआ दिख रहा है। 5,15,000 शेयरों का कारोबार हुआ है हेक्सावेयर में। यहाँ पर इस स्टॉक पर एक बार नजर रखिएगा कि किस तरह का बड़ा सौदा जो होता दिख रहा है हेक्सावेयर। जी हाँ, एनएससी पर यह कारोबार हुआ है
और आपके सामने स्टॉक हम पेश करें, एनएसई पर आप देखिए 8 लाख शेयरों का टोटल वॉल्यूम हो चुका है, जबकि बीएसई पर महज 5000 शेयरों का कारोबार है। वायदा कारोबार का स्टॉक है और ये जो बड़ा सौदा हुआ है 5,15,000 शेयरों का 250 रुपए पर ट्रेड हुआ है, तो लगभग उसी प्राइस पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर एक बड़ा सौदा, लेकिन इस बीच बाजार फिर से रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं लगभग 95 अंक ऊपर अब सेंसेक्स और निफ्टी पर 15 अंकों की मजबूती। आईटी शेयरों में, खासतौर से मिड कैप आईटी शेयरों में किस तरह का रुझान दिख रहा है, क्योंकि कोई नतीजे यहाँ पर भी अच्छे दिख नहीं रहे। दिग्गजों से तो वैसे भी उम्मीद नहीं थी, खराब ही आ रहे हैं और मिड कैप आईटी कंपनियों में भी खराब है। क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि ज्यादातर इन स्टॉक से दूर रहना चाहिए। एक कंपनी जिसके नतीजे इस हफ्ते आएंगे, केपीआईटी इन्फोसिस्टम्स, उसकी स्टॉक की ऊपर से बहुत ज्यादा पिटाई हुई है, और क्योंकि उनका कुछ नेगेटिव अर्निंग सरप्राइज था, तो उसमें मुझे लगता है कि कुछ बिजनेस टर्न अराउंड हो रहा है। तो वो हमें नतीजे देख के पता चलेगा कि एक्चुअली वो हो रहा है या नहीं। अगर वो उसके इंडिकेशन देखते हैं तो इस वैल्यूएशन पर मुझे लगता है वो स्टॉक काफी अट्रैक्टिव रहेगा। चलिए, केपीआईटी नंबर्स पर देखना होगा कैसे रिएक्ट करेगा शेयर। शुक्रिया संदीप। कोई डिस्क्लोजर स्टॉक्स की आपने बात की उनमें? मेरे इन्वेस्टर्स में किसी ना किसी में होल्डिंग होगा, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। सेंसेक्स देखिए अब 90 अंकों की बढ़त पर कारोबार करता हुआ 8253 पर, निफ्टी है 15 अंकों पर। छोटे मझौले काउंटर्स में भी आज हम देख रहे हैं आधे % तक का इजाफा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट में और कहां पर एक्शन है उस पर हम हमारी नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए निवेश के शानदार मौकों की। ऐसी बेहतरीन पिक्स जो दिग्गज ब्रोकरेज हाउस आपको कह रहे हैं कि खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में रखिए शानदार मुनाफे के लिए, लंबे समय के लिए। और आज हम शुरुआत करेंगे ऐसी बेहतरीन पिक्स की देश के दिग्गज ब्रोकरेज हाउस एडलवाइस सिक्योरिटीज के साथ। और एडलवाइस सिक्योरिटीज में इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड निश्चल माहेश्वरी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो बताएंगे कुछ बेहतरीन आइडियाज, कुछ बेहतरीन स्टॉक्स जो आपको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। निश्चल जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताएं पहला स्टॉक जो आपको लगता है फंडामेंटली मजबूत है और निवेश का मौका दे रहा है। आई थिंक अनिल जी, कल परसों रिलायंस के रिजल्ट आए और रिजल्ट काफी आउटस्टैंडिंग थे। खराब इन्वायरमेंट में भी उन्होंने जीआरएम्स अपना इम्प्रूव किया है, तो उनकी ये एबिलिटी जो दिखाते हैं कि बेसिकली कैसा भी इन्वायरमेंट होगा वो अपने जीआरएम्स मेंटेन करके रखते हैं। और ये दो चीजें हैं, एक तो उनका कंटिन्यूसली जो ट्रैक्शन रहता है ऑयल प्राइसेस का, तो उसका वो फायदा उठाते हैं। इस बार उन्होंने जैसे मिडिल ईस्ट का क्रूड इस्तेमाल किया और उसकी वजह से उनको $2 पर जीआरएम का फायदा हो गया। तो और दूसरा उनका कॉम्प्लेक्सिटी और रिफाइनरी, आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए बेसिकली कि इस तरीके से नंबर्स मेंटेन करके चलते हैं। दूसरा, रिलायंस में 3-4 और ट्रिगर हैं अगले 6 महीने से साल भर में। एक तो उनका पेट्रोकेम का जो डिवीजन है जिसमें उन्होंने $10 बिलियन का निवेश किया है, वो फ्रक्टिफाई हो रहा है। सो स्टार्टिंग जनवरी से उनका एक एक करके क्रैकर चालू होता चला जाएगा और उसका अपसाइड मिलेगा। तीसरा ऑब्वियसली रिलायंस जियो, जो सबने सुना है, आई थिंक वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। मे भी थोड़ा सा डिले है, जो कल के रिजल्ट के बारे में बाद उन्होंने बताया थोड़ा डिले है, लेकिन आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने सबको मैं कहूँगा पूरी इंडस्ट्री में एक बार चेता दिया है, तो वो एक काफी बड़ा इवेंट है उनके लिए। और स्टॉक एट दीज प्राइसेस बेसिकली वन टाइम बुक वैल्यू मिल रहा है, 10-11% की आरओई है जो इम्प्रूव होती जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी अच्छा लगता है इधर से निवेश करने के लिए। चलिए, पहली पिक आपने कही है रिलायंस इंडस्ट्रीज है। दूसरा शेयर कौन सा चुना है आपने? दूसरा मुझे ZTV अच्छा लगता है, जो पिछले अगर देखेंगे तो 3-4 साल से भी अच्छे रिजल्ट कंटिन्यूसली दिए चला जा रहा है। और उसका एक रीजन है क्योंकि उनका आप देखें एडवर्टाइजमेंट में दिस वाज वेरी बिग सरप्राइज, ये क्वार्टर के नंबर में आया 35% ग्रोथ करा उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में, जो एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस था पूरी इंडस्ट्री में। तो और वो नंबर उन्होंने बोला कि कम से कम 25 से 30% के बीच में वो ग्रोथ आती रहेगी अगले 3-4 क्वार्टर। तो वो काफी स्ट्रांग नंबर है। एडवर्टाइजमेंट और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू दोनों ठीक ठाक ग्रो कर रहे हैं। वैल्यूएशन यहाँ हाँ लगता है कि वैल्यूएशन थोड़ा कॉस्टली, लेकिन बहुत बड़ा मोड क्रिएट किया हुआ है ZTV ने। अगर आप देखेंगे तो कोई दूसरा लिस्टेड प्ले, दूसरा उनके सामने खाली सन टीवी है
जो अपनी दूसरी प्रॉब्लम्स में, इश्यूज में फंसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जी टीवी लंबे समय के लिए निवेश किया जा सकता है। जी टीवी दूसरा स्टॉक है जहां पर लंबे समय के लिए आप निवेश कर सकते हैं। ये भी एक और कंपनी है जिसने अच्छे नतीजे पेश किए। तो दोनों ही पिक्स नतीजों के लिहाज से काफी बेहतरीन दिख रही है। लेकिन नतीजों से हटकर और आपकी पिक्स से हटकर निश्चल जी, बाजार पर आपसे राय लेना चाहता हूं और कुछ और सेक्टर्स पर भी। एक सेक्टर है एविएशन का, जो काफी अच्छी तेजी दौड़ दिखा चुका है। जेट एयरवेज आज भी मजबूत है, स्पाइस जेट 10% ऊपर है और अब इंडिगो का आईपीओ भी आ रहा है। इस सेक्टर पर आप क्या राय रखते हैं? सेक्टर सिक्लिकल है अनिल जी, और अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया है। अभी हमें इंडिगो को देखना है और इंडिगो के जब पब्लिश रिजल्ट आएंगे तब हम लोग इसको इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे और सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी पे व्यू बना सकते हैं। पर अभी तक तो सेक्टर ने एकदम वोलेटिलिटी दिखाई है, टोटली डिपेंडेंट अपॉन दी ऑयल प्राइसेस। जब ऑयल प्राइसेस नीचे जाते हैं प्रॉफिट बनने लगता है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो लॉस होने लगते हैं। कंपटीशन काफी इंटेंस है इंडस्ट्री में और नए नए प्लेयर आते ही रहते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि इसको देखने की जरूरत है बेसिकली क्या होता है। पर ऐसा नहीं है। यूएस में साउथ वेस्ट एयरलाइंस है जिसने पीछे 40 साल तक कंटिन्यूसली बिना एक क्वार्टर में भी लॉस दिखाए कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। 19% का रिटर्न दिया है 40 साल के लिए कैगर रिटर्न। तो काफी बड़ा मतलब रिकॉर्ड है। ऑलमोस्ट आई थिंक नंबर 1 और 2 शेयर होगा यूएस में साउथ वेस्ट एयरलाइंस। तो वो अपने को देखना है कि इंडिया में भी कोई ऐसी सस्टेनेबल एडवांटेज किसी ने क्रिएट करी है। इंडिगो में ऐसा लगता है कि वो ऐसी एडवांटेज उन्होंने अपने लिए बनाई है और आज 35% का मार्केट शेयर है उनके पास। पर वो एक बार पब्लिश रिजल्ट आ जाएंगे तब हम लोग ये समझेंगे कि सेवरल क्वार्टर्स देखने के बाद कि हाँ उनके पास भी वो एडवांटेज है, तब आप ये क्रिएट कर सकते हैं। बट बाकी ये इंडस्ट्री काफी सिक्लिकल है। निश्चित जी, मैं आपकी राय टेक्नोलॉजी काउंटर्स पर भी लेना चाहूंगी। एचसीएल टेक के जो नंबर्स हमने देखे हैं एडजस्टेड बेसिस पर उन्होंने अब मार्जिन 19.4% के आसपास दिखाया है, जहां पर पहले नंबर वो 20.56% दिख रहा था एडजस्टमेंट के को अगर हटा दे तो। इन नंबर्स पर अब क्या राय बन रही है, क्योंकि स्टॉक उतना टूटा नहीं है जितना अंदाजा था कि नंबर्स खराब रहेंगे। एचसीएल टेक में आई थिंक अभी क्या है, एक ब्रॉडर कॉल जो बनता जा रहा है वो ये नजर आ रहा है कि अब बड़ी कंपनियां जो 4-5 बड़ी कंपनी है उनका 10-15% से ज्यादा ग्रोथ सस्टेनेबल लेवल पे नहीं आएगा। क्योंकि ईच कंपनी अगर उनको 10% की ग्रोथ भी देनी है तो 500 से लेके 1 बिलियन तक का रेवेन्यू नया उनको ऐड करना पड़ता है, जो एक छोटा अमाउंट नहीं है। तो आप देखेंगे वो 4 कंपनी के बाद जितनी भी कंपनियां उनका 500-600 मिलियन का टोटल रेवेन्यू ही है। तो एक छोटी कंपनी आप हर साल अपने को ऐड करते रहते हो तो वो एक बड़ा अचीवमेंट है बेसिकली। और इसीलिए मुझे लगता नहीं कि अब 10 से 15% से ज्यादा कंपनियां ये ग्रो करेंगी। इन सब कंपनी में ब्रॉडर कॉल ये है कि कैश फ्लोज बहुत स्ट्रांग हैं। अगर आप देखेंगे तो सस्टेनेबली फ्री कैश फ्लो बनाती हैं कंपनियां, तो उनको वैल्यू कब देना शुरू करेगी मार्केट, और वो अभी तक मुझे लगता नहीं है कि बाजार देता है, क्योंकि कैश पे आउट है वो बहुत कम है। खाली इन्फोसिस का 50 से 60% के करीब ऑल मनी विच दे अर्न बेसिकली दे पे आउट एज कैश, तो पे आउट एज डिविडेंड। तो वो बेसिकली जब वो आना शुरू होगा तो आपका फ्री कैश फ्लो को क्या नाम है आप वैल्यू करने लगोगे और तब इन कंपनियों की वैल्यूएशन वापस ऊपर जाएगी। पर अभी तो मुझे लगता है जहां तक ग्रोथ की तरफ से 10 से 15% ग्रोथ है और ये ऊपर नीचे होता रहेगा। किसी क्वार्टर में अच्छा है, किसी क्वार्टर में खराब है, पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मुझे लगता नहीं कि 15-16 टाइम से ज्यादा कोई भी स्टॉक को देना चाहिए अभी। ओके, तो ये राय आती है। शुक्रिया निश्चल जी आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज अपनी बेहतरीन पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ ही जी एंटरटेनमेंट। नमस्कार। और बाजारों ने मजबूत शुरुआत की है। 8,250 के आसपास ट्रेड करता हुआ निफ्टी और सेंसेक्स भी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन नजरें रहेंगी आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिला है। पिछले हफ्ते काफी तेजी सोने में देखने को मिली थी, तो आज ओपनिंग ट्रेड्स क्या है इसका चेक लेंगे आशीष वर्मा के साथ। गुड मॉर्निंग, मैं हूं प्रियंका संभव। सौदा आपका की शुरुआत करेंगे कमोडिटी अपडेट के साथ। पिछले हफ्ते की तेजी के बाद से बाजार में सोना दबाव में आ गया है। पिछले 4 महीने के ऊपरी स्तर से इसमें करीब $15 की गिरावट आ चुकी है। और सीधा चलते मुंबई, मेरे सहयोगी आशीष भी जुड़ गए हैं। आशीष,
गुड मॉर्निंग। कमोडिटी बाजार की कैसी लग रही है, आज किस तरफ रुख रहेगा? हाय, गुड मॉर्निंग प्रियंका। सबकी नजरें है वो Q3 का जो जीडीपी आंकड़ा आया है चीन का, उम्मीद से कुछ बेहतर। उसके बाद हमने देखा कमोडिटी मार्केट्स में भी हलचल आती हुई। इंटरनेशनल मार्केट में ध्यान रखें, कच्चा तेल हल्की नरमी के साथ कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। क्यों? सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग है कि यूएस EIA एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का जो डेटा है उसमें चीन में अमेरिका में जो इन्वेंट्रीज हैं 76 लाख बैरल्स बढ़ती हुई नजर आई थी। उसके अलावा ओवर द वीकेंड खबरें ये भी थी कि यूएस और यूरोपियन यूनियन लगातार कोशिश कर रहा है ईरान से जो सैंक्शंस लगाए गए थे उसे लिफ्ट करने की। आसान शब्दों में इसका मतलब हुआ कि कच्चे तेल की तगड़ी सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट्स में आती हुई नजर आएगी। लेकिन Q3 का जीडीपी मजबूत है चाइना का। मजबूत इस लिहाज से क्योंकि उम्मीद 6.8% की थी, 6.9% पे वो आंकड़ा आया है। तो इसका मतलब हुआ कि कई लोग जो डिमांड फोरकास्ट कर रहे होंगे कच्चे तेल की, उनको इस बात को फैक्टर इन करना पड़ेगा कि इकोनॉमी में इतनी कमजोरी नहीं है जितना स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है। देखेंगे इंडियन मार्केट में किस तरह की ओपनिंग होती है। नेचुरल गैस में देख रहा था, लेकिन 1-1.25% के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। सोना, वहां पे हमने देखा है 3.5-4 मंथ्स के हाईज के आसपास सोना कामकाज कर रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों से हल्का दबाव जरूर देखने को मिल रहा है क्योंकि अमेरिका में जो डेटा आया था शुक्रवार को वो अनसर्टेनिटी पैदा कर रहा है। कुछ डेटा पॉइंट्स स्ट्रांग है। इनफैक्ट अमेरिका में जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का आंकड़ा है उसमें मजबूती देखने को मिली है। इसीलिए कई लोग मान रहे हैं कि शायद फेड इसी साल ब्याज दरें बढ़ा सकता है। उस कंफ्यूजन के चलते हम देख रहे हैं सोने और चांदी दोनों में हल्का दबाव के साथ कामकाज हो रहा है। इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग आपकी स्क्रीन पर, कच्चा तेल ₹1 के आसपास की मजबूती 3056 के लेवल्स, तो एकदम सपाट ओपनिंग होती हुई भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की। इंटरनेशनल मार्केट में जरूर हल्के से दबाव के साथ कामकाज है, लेकिन ध्यान रखें लो लेवल से रिकवरी Q3 के जीडीपी आंकड़े के बाद हम लगातार देख रहे हैं जो चीन से आया है। नेचुरल गैस इंटरनेशनल मार्केट्स की तर्ज पर इंटरनेशनल मार्केट्स में 1.25% के आसपास का उछाल है। भारतीय बाजारों में भी 1% की मजबूती के साथ शुरुआत, ऑलमोस्ट ₹160 के आसपास अब नेचुरल गैस कामकाज करता हुआ 0.25% की मजबूती है यहाँ पे। सोना आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, जैसे हम हाईलाइट भी कर रहे थे, इंटरनेशनल मार्केट में भी हल्के दबाव के साथ कामकाज होता हुआ क्योंकि कंफ्यूजन है कि यूएस फेडरल रिजर्व कब तक ब्याज दरें बढ़ाएगा उन आंकड़ों के बाद, और इसलिए आपकी स्क्रीन पर भारतीय बाजारों में भी 2.5% के आसपास की कमजोरी के साथ शुरुआत। और यहां पे भी ध्यान रखें, अगर चीन का Q3 जीडीपी उम्मीद से बेहतर मूव करता है तो सोने के लिए दिक्कत की बात, या प्रेशियस मेटल्स के लिए एक दिक्कत की बात जरूर हो सकती है, और उसका दबाव आप देख रहे हैं सोने पे आता हुआ। तो इंटरनेशनल मार्केट्स की तर्ज पर भारतीय बाजारों में भी कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई। चांदी आपकी स्क्रीन पर आएगा, यहां पे भी 1% के आसपास का दबाव है। शायद वो बेस मेटल्स को बिल्कुल भी पुश नहीं मिल रहा है। क्विकली बेस मेटल्स देखेंगे, एक्सपेक्टेड था कि चाइना का जीडीपी कुछ सुधरा है तो शायद बेस मेटल्स में हल्की रिकवरी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉपर 0.5%, भारतीय बाजारों में 1.5% के आसपास की कमजोरी के साथ शुरुआत। निकेल आपकी स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 0.5% का दबाव यहां पर। एल्यूमिनियम एकदम सपाट 10 पैसे के आसपास के लाल निशान 9960 के लेवल्स पर शुरुआत होती हुई। लेड में हम देख रहे हैं हल्के हरे निशान पे कामकाज, लेकिन महज 10 पैसे का ही पॉजिटिव साइड में मूव आता हुआ। जिंक में भी सिमिलरली 20 पैसे का पॉजिटिव मूव है। ₹116 की प्रीवियस क्लोजिंग थी, ₹116.20 के आसपास इस समय कामकाज शुरुआती टेक्स। एग्री कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर, सोयाबीन 127% का दबाव, ₹10 नीचे 39.85 के लेवल्स पर यहां पे शुरुआत हुई है। सोया ऑयल में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2.5% का दबाव है, ₹4.15 नीचे कमोडिटी खुलती हुई, ₹630.60 के लेवल्स पर इस समय कामकाज होता हुआ। मस्टर्ड सीड में भी हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत, ₹7 नीचे 4,901 पर शुरुआती स्टेक्स आते हुए। तो ज्यादातर एग्री कमोडिटीज में आज कमजोरी के साथ ही शुरुआत हो रही है। जीरा आपकी स्क्रीन पर 1.25% का दबाव, ₹180 की कमजोरी। कोरिएंडर में लेकिन हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 0.5% का उछाल आता हुआ, ₹58 की स्ट्रेंथ के साथ इस समय कामकाज हो रहा है। चना 3/4% की बढ़त के साथ शुरुआती टेक्स आते हुए। रुपया आपकी स्क्रीन पर 94.67 के लेवल्स पर इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर इंडेक्स कामकाज कर रहा है। भारतीय बाजारों में 64.81 का लेवल है। 64.80 मेरे ख्याल से फ्राइडे का क्लोज था, तो उन्हीं लेवल्स के आसपास इस समय एकदम फ्लैट कामकाज कर रहा है। एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े। प्रियांक, हाय, गुड मॉर्निंग। सोने में से शुरुआत करना चाहूंगा। इंटरनेशनल मार्केट में सोना कमजोरी के साथ, लाइकवाइज भारतीय बाजार में 2.5% का दबाव है। फ्राइडे को जो डेटा पॉइंट्स आए थे मिले जुले थे, कुछ डेटा पॉइंट्स तो एटलीस्ट वीकनेस की तरफ इंडिकेट कर रहे थे, इसलिए इक्विटी मार्केट में स्ट्रेंथ आई थी। पर इंटरेस्टिंगली सोने का बाजार मान रहा है कि शायद फेड जल्दी मूव कर सकता है शायद, और उस असमंजसता के चलते दबाव है। कैसे रीड कर रहे हैं आप उस डेटा पॉइंट्स को जो फ्राइडे को आए थे, और अब सोने में रणनीति होनी चाहिए 2.5% के दबाव के बाद? सर
देखिए, जिस तरह से डेटा पॉइंट से निकल के आए हैं, एक मिक्स्ड रिव्यू आया है एंड प्लस जिस तरह से हमने एक गोल्ड में रैली ऑलरेडी देखी है 1120-30 से ऑलमोस्ट 1190 तक एक वन साइडेड मूव देखा है, तो कहीं ना कहीं ऑन द हायर लेवल से कूलिंग ऑफ पीरियड ये है। इट्स नॉट अ ट्रेंड रिवर्सल। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत करेक्शन रहना चाहिए और एक कंसोलिडेशन का फेज इमर्ज होता हुआ दिखता है गोल्ड के प्राइसेस में। घरेलू मार्केट्स में भी मुझे लगता है कि एक बार 26,900 और 26,800 ये सब एक सपोर्ट रेंज रहेगी ऑन द लोअर साइड एंड ऑन द हायर साइड 27,200, 27,300 ये रेजिस्टेंस जोन्स रहेंगे। ये रेंज में मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन होना चाहिए। रेंज में इस समय बिकवाली करने के मौके हैं सर? मेरे हिसाब से एक बार लेट द डस्ट सेटल, जिस तरह से कंसोलिडेशन फेज रहेगा उसमें काफी चॉपीनेस रहेगी, तो मैं अवॉइड करूंगा कोई स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। अच्छा, क्योंकि सोने की बात कर रहा था, चांदी में भी आज प्रेशर है। इनफैक्ट तमाम बेस मेटल्स भी सबड्यूड, यानी कि हल्के लाल निशान के साथ ज्यादातर बेस मेटल सर कामकाज कर रहे हैं। क्या वजह है प्रियांक? क्या ये जो Q3 GDP आंकड़ा आया है थोड़ा सा इंकरेजिंग तो ज्यादातर लोग मान रहे हैं, उसके बावजूद क्यों बाइंग नहीं आ रही हल्की सी भी? देखिए, जो चाइना का डेटा निकल के आया है वो एक पॉजिटिव निकल के आया है, जीडीपी क्वार्टर एंड क्वार्टर, बट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है वो थोड़ा नेगेटिव आया है, तो उसकी वजह से मार्केट्स कहीं डायरेक्शन ले नहीं पा रहे हैं एंड ऑलमोस्ट फ्लैटिश टू स्लाइटली नेगेटिव खुले हैं बेस मेटल मार्केट। बट स्टिल मेरा बायस है कि एक बेस मेटल में रैली आनी चाहिए ग्रेजुअली गोइंग फॉरवर्ड। अगर हम लेड की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि 116 के आसपास एक बार मिलता है तो वहां पे बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। 114 एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस एंड टारगेट्स वुड बी अराउंड 120। ये स्लाइटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव रहेगा फॉर 5 to 15 डेज। अच्छा प्रियांक, इस समय कच्चे तेल में क्या कॉल लूं, क्योंकि मिक्स्ड क्यूज नजर आते हैं। एक तरफ Q3 का जीडीपी आंकड़ा जो आपने खुद का कुछ उम्मीद से हल्का बेहतर है, यूएस में ऑयल रिग के काउंट्स लगातार मेरे ख्याल से 7वां स्ट्रेट वीक था, दबाव था, तो ये कच्चे तेल की प्राइस के लिहाज से शायद पॉजिटिव होंगे। लेकिन उसके विपरीत मैं पढ़ रहा था यूएस में इन्वेंट्रीज का जो पाइलअप है या फिर ईरान के जो सैंक्शंस जल्द लिफ्ट कर दिए जाएंगे तो ये शायद निगेटिवली वे करने चाहिए। तो इस टाइम पे कच्चे तेल के मार्केट्स आप कैसे देख रहे हैं और रणनीति क्या बनानी चाहिए? देखिए, फ्रॉम द फंडामेंटल एस्पेक्ट जिस तरह से आपने पॉइंट आउट किया, 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो मार्केट नलीफाई हो चुका है एंड एक रेंज में कंसोलिडेशन रहेगा। बट मेरा बायस है कि $45 एंड $43 ऑन द लोअर साइड शुड होल्ड सपोर्ट्स एंड ग्रेजुअली हमें $50 $52 तक एक बार मूव आना चाहिए कच्चे तेल में। घरेलू मार्केट्स में भी अगर आज एक्सपायरी है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि 3050 3000 ये सब सपोर्ट रेंज होल्ड होनी चाहिए एंड वी शुड एज हायर टुवर्ड्स 3150 3180। ओके, चलिए प्रियांक, सुबह वक्त निकाल के हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लेकिन एग्री कमोडिटीज की बात कर लेते हैं और जानकारों को एग्री कमोडिटीज में भी कमाई के मौके दिख रहे हैं। एंजल कमोडिटीज के मुताबिक MCX पर मेंथा तेल अक्टूबर वायदा में 883 रुपीज पर आप खरीदारी करें। टारगेट आपको 910 रुपए का मिल सकता है और इस ट्रेड में, इस सौदे में 875 के लेवल्स पर अपना स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी कमोडिटी जिसमें एग्री कमोडिटीज में लोगों को कमाई के मौके दिख रहे हैं वो है सोया तेल। NCDX पर इसके नवंबर वायदा में 621 रुपए पर खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट आपको 635 रुपए का मिल सकता है और 617 रुपए के लेवल्स के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। इस बीच आज एक बड़ा नतीजा बाजार खुलने से पहले आया था, आपको याद होगा HCL टेक्नोलॉजीज का। थोड़े से कमजोर वो नंबर्स लग रहे हैं, इसी पे HCL टेक का मैनेजमेंट प्रेस को संबोधित कर रहा है। सीधे रुक करते हैं क्विकली वहां पे। And we see that reflect in our, the quality of bookings that we did within the quarter as well. This quarter we clocked in 10 large transformational engagements in excess of $1 billion, largely driven by infrastructure services and engineering. From a vertical standpoint, it was broad-based and no real call-outs, but I think, in general, most sectors continuing to do well from a booking standpoint. From a headcount perspective, we are a little over 105,000 people. We continue to drive, be an industry leader in the revenue realization per employee, which stands at $58,400, which continues to drive, our philosophy of automation, which has not been a new journey, as well as the non-linearity in our business models that we've been pursuing for a number of years now. From a client addition, we added $50 million plus client. We added 1. In $30 million plus clients, we added 3, and $20 million by 2, and $10 million clients by 9.
ओके, चलिए HCL टेक का टॉप मैनेजमेंट रिजल्ट्स पे मीडिया को ब्रीफ करता हुआ ध्यान रखें, HCL टेक्नोलॉजीज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अनिल चन्नाना साहब से हम एक्सक्लूसिवली बातचीत करेंगे नंबर्स पे, क्यों एक कमजोरी है और कब तक कमजोरी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में देखने को मिलेगी। आज सुबह 11:15 बजे यानी इसी प्रोग्रामिंग के इसी शो के सौदा आपका के दौरान HCL टेक के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। तो ग्लूड रहे, मैं और प्रियंका को एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त दें। ब्रेक के बाद हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए सौदा आपका।